करंट इलेक्ट्रिसिटी में अगर बात करें तो हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के बारे में डिस्कस किया हुआ था, जिसमें से हमने किरचॉफ्स लॉ देख लिए थे कि अगर सिंगल लूप है, मल्टीपल लूप है तो फिर क्या करना है। सिंगल और मल्टीपल लूप के बाद फिर हमने डिस्कस किया था कि नोडल एनालिसिस को कैसे यूज़ कर सकते हैं। उस पे बेस्ड हमने क्वेश्चन देख लिए थे डिफरेंट पैटर्न पे। उसके बाद हमने बात की थी कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें निकालना, आर इक्विवेलेंट कैसे निकाल सकते हैं, इस पे हमने मेन डिस्कशन किया हुआ था। कैपेसिटर वाले चैप्टर में हमने आर इक्विवेलेंट मतलब सी इक्विवेलेंट बहुत डिटेल में पढ़ लिया था, इसलिए मैंने बताया कि जो पैटर्न होगा, लॉजिक जो होगा वो सेम रहेगा, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि फॉर्मूला बदल जाता है सीरीज और पैरेलल का। तो सीरीज के फॉर्मूले में हमने बात की, हमने पैरेलल के फॉर्मूले में बात की, पैरेलल कॉम्बिनेशन, और हमने थोड़ा सा करंट के स्प्लिट रूल और कुछ स्पेशल बेसिक फार्मूलों पे भी हमने डिस्कशन किया हुआ है। तो ये हमारा था कि किस फॉर्मेट में हम आर इक्विवेलेंट निकालेंगे। तो आज हम अगर बात करें आर इक्विवेलेंट की बात कर लेते हैं, तो हमें डिस्कस करना है थर्ड पार्ट मिक्स्ड कॉम्बिनेशन के बारे में। तो जो थर्ड वाला सिनेरियो है हमारा, वो है हमारा मिक्स्ड कॉम्बिनेशन को लेके। सो मिक्स्ड कॉम्बिनेशन, अच्छा मिक्स्ड कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है कि कुछ भी रैंडम सा कॉम्बिनेशन हो सकता है, आपको थोड़ा सा गेस करना है। मिक्स्ड कॉम्बिनेशन में बेटर होता है, सबसे बेटर होता है रिडक्शन टेक्निक। आपको जो ट्राई करना है वो रिडक्शन टेक्निक के बारे में सोचना है, रिडक्शन टेक्निक। सो रिडक्शन टेक्निक तो सबसे बेस्ट रहता है, जिसमें हम किन्हीं दो पे टारगेट करते हैं रेजिस्टेंस को और उनके अकॉर्डिंग हम अप्रोच करते जाते हैं। तो मैं इसमें ज़्यादा डिस्कस नहीं करता हूँ, सिर्फ एग्जांपल वाइज ही चलेंगे। हम एग्जांपल देख लेते हैं तो थोड़ा सा क्लियर रहता है कि मल्टीपल चीज़ों पे हमें किस तरीके से थॉट देना है। एग्जांपल देखते हैं, कुछ रैंडम से एग्जांपल्स। सपोज लेट्स से बहुत ही रैंडम से रजिस्टर्स लगा देते हैं। ओके, सपोज ये हमारा क्वेश्चन है, ये हमारा एग्जांपल है। ऑल रजिस्टर्स आर नॉट, और हमें चाहिए फाइंड करना हमें कि ए आर इक्विवेलेंट फाइंड करना है। सो लेट्स से ऑल रजिस्टर्स आर, देन हमें फाइंड करना है इक्विवेलेंट। फाइंड, जल्दी से सॉल्व करें सब लोग। ए बी के अबाउट आर इक्विवेलेंट फाइंड करना है कि क्या होगा। उसके बाद फिर हम बहुत सारा डिस्कशन इसमें भी करेंगे कि किस किस टाइप के क्वेश्चन करंट में पूछे जाते हैं। तो पहले सबसे पहले आप लोग आर इक्विवेलेंट फाइंड करें तुरंत। इसका रिडक्शन टेक्निक का यूज़ करेंगे, बहुत ही जल्दी आप लोग सॉल्व कर पाएंगे। सारे रजिस्टर्स आ रहे हैं।
ओके, तो काफ़ी डिफरेंट आंसर आ रहे हैं यार, ऐसा नहीं आना चाहिए था। प्रथमेश डिफरेंट आंसर है, जोया काफ़ी डिफरेंट आंसर है। देखें किसका करेक्ट है यार। देखो, रिडक्शन टेक्निक में मैं फिर से बात करता हूँ, एक दो लोग पहले और आंसर्स देखें। अथर्व गंगापुरे, ये भी मतलब डिफरेंट आंसर है, मुझे आंसर नहीं पता बट चेक कर लेते हैं सॉल्व करके कि क्या आंसर आएगा। बट आप लोग को सॉल्व कर लेना चाहिए था आई गेस। अभी तक यार 2-3 लोग को एटलीस्ट आंसर सेंड करना चाहिए। रिडक्शन टेक्निक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। या अथर्व, एनी डाउट? सर अमान, अत्तार, वेरी डिफरेंट आंसर। सर सारे लोग के आंसर्स बहुत ज़्यादा डिफरेंट आ रहे हैं, देखते हैं एक मिनट। चलो यार हम ही सॉल्व कर लेते हैं, काफ़ी सारे डिफरेंट आंसर आ रहे हैं। अभी तक किन्हीं दो लोगों का सेम आंसर नहीं आया है, टोटली सबका डिफरेंट आंसर है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, चलो देख लेते हैं कि क्या करना है। अगर मैं बात करूँ, सबसे पहले अगर हम देखें रिडक्शन टेक्निक में चेक करना होता है कि सीरीज पैरेलल किन के बारे में श्योर है। तो हमें श्योरिटी दिख रही है कि देखो ये दोनों सीरीज हैं, बिकॉज ये सेम वायर है। और एक श्योरिटी दिख रही है यहाँ पर कि ये दोनों पैरेलल में है। इतने के बारे में हम श्योर है, उसके बाद हम आगे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये होता है हमारा रिडक्शन टेक्निक, क्या कि जिनके बारे में हम श्योर हैं उनका आंसर हम लिख देते हैं। तो अगर इन दोनों की बात करें जो ग्रीन है, इनका एक आएगा सॉल्व करके, और फिर यहाँ पर एक आगे उनके लगा हुआ है। ये जो सॉल्व करके आएगा, बिकॉज ये आर है और ये भी आर है, सो सॉल्व करके आंसर क्या आने वाला है, r/2, बिकॉज पैरेलल में उल्टा हो जाता है, मैंने पहले भी बताया था। और ये सॉल्व हो के आने वाला है 2r, बिकॉज आर एंड आर का ऐड होने वाला है, और फिर ये एक यहाँ पर पैरेलल पे भी है। ये हमारा पूरा सेटअप हुआ। तो इस तरीके से रिडक्शन वाला पार्ट हमने काम किया। ये जो पार्ट है ये यहाँ पर आया, और ये जो ये है ये यहाँ पर है, ये दोनों है। अभी रिडक्शन में सिंपल क्लियर दिख रहा है कि ये दोनों फिर से सीरीज में है, मतलब ये वाले दोनों सीरीज में दिख रहे हैं और ये 2r वाले के साथ पैरेलल है। तो मैं डायरेक्टली इसे रिड्यूस करके लिख देता हूँ यहाँ पे। ये हमारा r वाला रहेगा, और यहाँ पर होगा पैरेलल के लिए, ये हो जाएगा r/2 प्लस r, दैट विल बी 3r/2 अपॉन 2r। ये दोनों है, उसके बाद ये हमारा पर्टिकुलर सिंपल सा ये आ रहा है। ऐसे और थोड़ा सा रिड्यूस करेंगे अगर, तो देख सकते हैं कि ये दोनों पैरेलल में है। तो ये दोनों अगर पैरेलल में है तो इनका पैरेलल निकाल लेंगे। पैरेलल किस तरीके से निकाल सकते हैं हम, पैरेलल होता है मल्टीप्लाई करके। सो 3/2 इंटू 2 अपॉन 3/2 प्लस 2। तो r1 r2 अपॉन r1 प्लस r2 करके कर सकते हैं। तो ये वैल्यू आ जाएगी कितनी हमारी, ये आ जाएगी 6/2, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये आ जाएगी 6/437, 6/7। तो अगर फाइनल फिगर देखें, सो दिस विल बी r, दिस विल बी 6/7 r, एंड देन वन मोर r इन पैरेलल। तो यार इतना स्पीड से आप लोग को थोड़ा सा करना आना चाहिए। फिर बात करेंगे अगर, तो ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे। तो इन दोनों का सीरीज हम यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे, सिंपली लिख सकते हैं। तो इनका सीरीज हो जाएगा 7+1, सो 13/7 r। ये हो गया हमारा इनका सीरीज। अब इन दोनों का पैरेलल लिखेंगे, सो फाइनल जो आर इक्विवेलेंट आने वाला है वो हो जाएगा r1 r2, वो हो जाएगा कितना 13/7 इंटू r1 मतलब 1 अपॉन 13/7 प्लस 1। सो जो आंसर आने वाला है वो आएगा 13/20 r। ये करेक्ट आंसर है। सो लेट्स सी कि किसने करेक्ट आंसर्स दिए हुए हैं। ओके, समृद्धि करेक्ट आंसर, गौरी नेहरा, आशुतोष एंड अथर्व गंगापुरे, वेरी गुड यार, बहुत ही अच्छा। तो कुछ लोगों ने आंसर दिए हैं सही, कुछ लोगों ने गलत दिए, बट थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए कि मिक्स्ड कॉम्बिनेशन में किस तरीके से हम जज कर सकते हैं। अभी बताओ यार, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन में किसी को कुछ डाउट आ रहा है तो, इस क्वेश्चन में किसी को कुछ डाउट है तो पूछो। मिक्स्ड कॉम्बिनेशन मींस लॉजिक बेस्ड कॉम्बिनेशन। मैं सारे कॉम्बिनेशन नहीं कराऊंगा क्योंकि कैपेसिटर में काफ़ी सारे करा दिए हैं हमने, ठीक है। चले अब बात करते हैं दूसरे और कुछ एग्जांपल्स के, कुछ एग्जांपल और सॉल्व कर लेते हैं मिक्स्ड कॉम्बिनेशन बेस्ड पे।
ओके, तो ये एक सेटअप है और हमें इसका आर इक्विवेलेंट निकालना है। ओके, सो आंसर्स हमारे पास आने लग गए हैं, गुड। बट करेक्ट आंसर नहीं है, आंसर इतना सिंपल नहीं होगा, थोड़ा सा केयरफुल रहें। इसलिए मैंने यहाँ पे हिंट आपको दिया हुआ है, हिंट के बेस्ड पर ही आप आंसर करें। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि मेन प्रॉब्लम क्या थी, मेन थॉट क्या थी, यहाँ पर क्वेश्चन को ये करने का मतलब था कि अगर मैं पूरे एक सरकमफ्रेंस का रेजिस्टेंस की बात करूँ, तो हमने कुछ इस तरीके से बेसिक माना कि हमने आर लेंथ को बोल दिया कि उसका रेजिस्टेंस है कैपिटल आर। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर उसकी सरकमफ्रेंस 2 पाई आर है और आर लेंथ का रेजिस्टेंस आर है, तो 2 पाई आर लेंथ का कितना हो जाएगा, 2 पाई आर टाइम्स ये पूरा रेजिस्टेंस है इसका रिंग का। तो अगर हम इसके पार्ट्स की बात करें, सो 60 डिग्री मतलब 1/6 पार्ट, तो इसका मतलब ये आंसर हो जाएगा 2 पाई आर बाई 6, और ये हो जाएगा 5 टाइम्स ऑफ 2 पाई आर बाई 6। ये होगा रेजिस्टेंस इन दोनों का। तो ये यहाँ पे थोड़ा सा मेन पॉइंट था कि कुछ स्टूडेंट्स इसे सिर्फ 1/6 और 5/6
के फॉर्मेट में लिख रहे थे वो गलत है, क्योंकि हमने लेंथ के अकॉर्डिंग वैल्यू दी है आपको, हमने एज्यूम जो किया है वो लेंथ के अकॉर्डिंग किया हुआ है। तो ये मान के चल रहे हैं कि हमें जो पार्ट है वो गिवन है किसके फॉर्मेट में, आर के फॉर्मेट में। एज्यूम क्या है, ये लेट से गिवन ही था, ऐसा कंसिडर करना है कि ये जो पोर्शन है ये आपको गिवन ही है। तो ये पार्ट था कि हमें ये गिवन है और हमें इसके टर्म्स में ही आंसर देना है, आर के टर्म्स में ही आंसर देना है। तो अगर हम बात करें तो अब तो ये सिंपल हो गया, पैरेलल कॉम्बिनेशन निकालना है सिर्फ आपको 2 पाई आर 1/6 और 5 पाई/6 का। तो अगर हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करें, लेट्स से हम निकालना चाहते हैं आर इक्विवेलेंट टाइप में, सो यहाँ पे निकाल लेंगे 1/6 इंटू 5/6 अपॉन 1/6 प्लस 5/6, तो R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 टाइप का। तो यहाँ से 5/6 6/6 कैंसिल आउट हो जाएगा, यह आ जाएगा 5/36 इंटू 2 पाई आर। ये हो जाएगा हमारा इन दोनों का रिजल्टेंट। तो मैं फिर डायरेक्ट लिखता हूँ इसे। ये फिगर आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा, ये रेजिस्टेंस R है और ये जो रेजिस्टेंस है ये हो जाएगा 2 पाई टाइम्स 5/36 प्लस एक और R, ये हो जाएगा ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट। तो ये 2 पाई यहाँ पे हमारा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा था, उसके बेसिस पे हमें यहाँ पे काम करना है। तो फाइनल आर इक्विवेलेंट की बात करेंगे तो इसके साथ 2R और ऐड कर देंगे और फिर जो भी वैल्यू बनेगी वो काम बन जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 प्लस 5 पाई/18 R, इस टाइप का कुछ आर इक्विवेलेंट आ जाएगा। बताएं अगर इसमें किसी को कुछ डाउट है कि ये क्या सॉल्व किया, कैसे किया, क्यों ऐसा हमने किया। तो पर्पज है जस्ट ये लेंथ वाला है कि जम्सन हमने लिया हुआ है कि यार लेंथ के बेसिस पे हमें जो उसके अंदर का पार्ट है रिंग का उसको भी हमने लेंथ के अकॉर्डिंग डिस्कस किया हुआ है कि ये जो लेंथ है, ये जो लेंथ होगी ये सरकमफ्रेंस बाई 6 होगी। या आशुतोष एनी डाउट पूछे? सर कुछ समझ में नहीं आया। मतलब अगर मैं बात करूं, इधर देखो ये एक स्फीयर है और यहाँ से करंट जा रही है, सो हमें पता है कि अगर इस पूरे स्फीयर का रेजिस्टेंस R है, सो आई कैन राइट इट कि ये दो रेजिस्टर लगे हैं R/2 का और R/2 का। क्यों लगे हुए हैं? बिकॉज R इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ। लेंथ अगर हमने हाफ कर दिया और इस पूरे स्फीयर का रेजिस्टेंस R था, तो इसका मतलब दोनों का कितना हो गया होगा, R/2 R/2। अब इस लॉजिक को हमने और बेटर लेके गए, हमने ये पार्ट्स का डिस्कस किया। तो इसका मतलब अगर ये 60 डिग्री है तो ये पार्ट हो जाएगा R/6 और ये जो रिमेनिंग पार्ट होगा ये हो जाएगा 5R/6। क्लियर है? सर मतलब ये पहले पढ़ाया है क्या अभी? पहले पढ़ा है मतलब फर्स्ट एग्जाम्पल है, इससे पहले भी कुछ लिया था ऐसा? ये फर्स्ट एग्जांपल है, ये बहुत ही बेसिक वन है कि करंट एक स्फीयर में जा रही है तो एक कितना परसेंटेज हो सकता है, हाफ ऑफ स्प्लिट। मैंने सीधा एक अच्छा सा क्वेश्चन उठाया इंस्टेड ऑफ मेकिंग इट हाफ। अगर चाहिए तो एक एग्जांपल प्रैक्टिस कर लेते हैं इससे जस्ट पहले। चले, आपको बताना है तो आप ये सॉल्व कर लें। ये जस्ट करंट फ्लो हो रही है, ठीक है, आई करंट फ्लो हो रही है। सो मान लेते हैं कि इनका नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस है, इनके बारे में कुछ बोला ही नहीं है इनकी लेंथ कितनी है। इफ द रेजिस्टेंस of if the resistance of the ring is R, then find R equivalent about AB। तो AB के अबाउट हमें R equivalent फाइंड करना है इस सिनेरियो में। अगर पूरे का रेजिस्टेंस R था तो हमें पता है इसे इस तरीके से ट्रीट करेंगे कि पूरे का रेजिस्टेंस R प्रोपोर्शनल टू L होता है। ओके, तो इसका मतलब अगर पूरे रिंग का R है
तो हाफ रिंग का कितना हो जाएगा, हाफ रिंग का हो जाएगा R/2। तो इसका मतलब ये क्वेश्चन सिर्फ यही लिखा हुआ है कि ये पॉइंट है कि ये जो रिंग है वो R/2 है ऊपर और R/2 है नीचे। ये हमारा क्वेश्चन बन गया है। तो इसका मतलब कितना आ जाएगा R इक्विवेलेंट फाइनली अबाउट AB देखें अगर, तो बिकॉज दोनों पैरेलल में सेम है तो हमें पता है कि 1/2 और हो जाएगा, सो इट विल बी हाफ ऑफ R/2, सो द आंसर विल बी R/4। तो इस तरीके से इस लॉजिक को हमने वहां पे एक्सटेंड किया। बस पॉइंट ये था कि वहां पर भी ये जो एक्स्ट्रा वायर्स है इनकी भी लेंथ दी है, मतलब इनका भी रेजिस्टेंस आपको कंसिडर करना है। बताएं ये समझ में आया कि नहीं? हाँ सर आ गया। आशुतोष? हाँ सर आ गए। ओके, तो इसी का हमने एक्सटेंडेड फॉर्मेट यूज किया हुआ है कि 60 डिग्री के लिए हमने निकाल दिए हैं वैल्यूज। ओके, बहुत सारे मल्टीपल कॉम्बिनेशन से हम डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न में देख सकते हैं, किसी भी डिफरेंट तरीके से देख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, ये क्वेश्चन ट्राई करें। अच्छा, ये क्वेश्चन अभी गड़बड़ है, इसके लिए थोड़ा सा हमें एक और डेटा चाहिए रहेगा। एक मिनट रुके, मैं क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। सर सारे आ रहे हैं। ओके, तो ये सिंपल है काफ़ी, बहुत ही ईजी है, बहुत ही क्लियर दिख रहा है क्योंकि फिगर मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया है पहले के रेस्पेक्ट में। यहाँ पे अगर हम देखें तो लेट से ए पॉइंट से करंट स्टार्ट होगी तो ये तीन वायर्स में सेम करंट जा रही है, देखो
तो ये क्लियर हो गया कि ये अपना एक सीरीज का पार्ट बनाएंगे। यहाँ से ये भी दिख रहा है कि ये वाली 3 वायर्स में, ये 3 वायर्स में भी एक डिफरेंट करंट जा रही है, तो ये तीनों सेम बनाएंगे। और दिख रहा है कि ये दोनों वायर में भी एक सेम करंट जाएगी, तो इस टाइप में ये 3 वायर्स का कॉम्बिनेशन हो गया। तो अगर बात करें तो ये क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल हुआ। ये हुआ ए, यहाँ से 3 वायर्स जा रही हैं, वो तीनों किस में है, पैरेलल में है, और उन तीनों का बस थोड़ा सा डिफरेंट रोल रहेगा। क्या, यहाँ पर 3 वायर्स है इसलिए 3R हो गया, यहाँ पे 2 वायर्स है तो यहाँ पे 2R हो गया, और यहाँ पे 3 वायर्स है तो यहाँ पे 3R हो गया। अब इसका हमें पैरेलल निकालना है, तो पैरेलल में आप इस तरीके से कर सकते हैं, 1/R इक्वलेंट क्या होता है, 1/3 प्लस 1/2 प्लस 1/3। तो इस तरीके से हम इसका कर सकते हैं। एलसीएम 6 ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 3 प्लस 2, सो 7/6। अभी फ्लिप करना नहीं भूलें, फ्लिप करना काफ़ी लोग भूल जाते हैं। आंसर आ जाएगा 6R/7। तो ये हमारा फाइनल आंसर रह जाएगा। सो सारे लोगों ने करेक्ट आंसर ही दिया हुआ है, बहुत ही अच्छा है। बट ये एक नॉर्मल वे में मिक्स्ड कॉम्बिनेशन का सबसे सिंपलर फॉर्मेट हम कह सकते हैं। बट अब हम थोड़े से अच्छे फॉर्मेट में आते हैं, जैसे मैंने प्रीवियस क्वेश्चन की बात की। क्या कि सपोज बहुत सारी फ्री वायर्स हैं, ओके, सो फ्री वायर्स हैं, सो उसको हम एक डिफरेंट टाइप का मिक्स्ड कॉम्बिनेशन बात कर सकते हैं विद फ्री वायर्स। सो आर इक्विवेलेंट विद कंडक्टिंग वायर्स, फ्री वायर्स। कंडक्टिंग वायर्स का मतलब ये है कि उनका खुद का रेजिस्टेंस बिल्कुल नहीं है, और सिर्फ वो कनेक्शन करने के काम आ रहा है, शॉर्टिंग करने के काम में आ रहा है कि सर्किट शॉर्ट हो गया है उसके वजह से। तो वो एग्जांपल ऑलरेडी मैंने आपको हिंट दे दिया था, उस पे बेस्ड जैसे हम थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो आप लोग थोड़ा सा सॉल्व करके कुछ आंसर्स बताएंगे। चले सॉल्व करें इसे, जल्दी से बताएं। ऑल रेजिस्टर्स आर आर। ओके, एक दो आंसर्स आ गए बट करेक्ट नहीं है, एक बार रीचेक करें अथर। बाकी लोग जल्दी सॉल्व करें। स्ट्रेट क्वेश्चन है, हमने कैपेसिटर में काफ़ी डिस्कस किए हैं इस टाइप के वायर्स के क्वेश्चन। ओके गुड, तो करेक्ट आंसर्स आने लग गए, बहुत ही बेटर। यार देखो, चले जितने लोगों ने किया आंसर अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं किया कोई बात नहीं है, चेक करते हैं यार। यार देखो, सॉल्विंग बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ इसको, मैं फिर से इस पूरे सेटअप को एक्सप्लेन करता हूँ। देखें क्या करना होता है एक्चुअली। एक्चुअली फील आपको करना है क्या कि जो भी पॉइंट वायर से कनेक्टेड है, सपोज ये एक वायर है, ये डिफरेंट रेजिस्टर्स हैं, वायर का मतलब होता है सेम पोटेंशियल। आप ये चीज बिल्कुल समझ लो, वायर का मतलब होता है सेम पोटेंशियल, मतलब उन पॉइंट को आप साथ में लिख सकते हो। तो मैंने ये चीज बताई भी थी कि आप ऐसा कुछ अगर हो तो आप उनको नंबरिंग दे दो, 1 2 3, और ये तो बी है, ठीक है। तो ऐसे नंबरिंग दे दोगे तो आपके लिए भी बेटर रहेगा। अभी एक चीज क्लियर हो रही है कि ये दोनों देखो बीच में कोई कनेक्शन नहीं है, मतलब ये दोनों क्लियर कट सीरीज में ही है।
तो इसके लिए तो मैं कुछ भी नहीं लिख रहा हूँ, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ कि इन दोनों का आंसर तो आ जाएगा 2R, क्योंकि देखो स्ट्रेट दिख रहा है सीरीज में। अभी बाकी कनेक्शन कर देते हैं थोड़ा सा। अगर पॉइंट ए से स्टार्ट करें तो एक रजिस्टर है कहाँ तक, पॉइंट 1 तक, बट मुझे पता है 1 और 3 साथ में लिखे हुए हैं, दिख रहा है ना, बिकॉज 1 3 आर कनेक्टेड विद द वायर। तो ये चीज़ आपको समझना चाहिए कि 1 3 आर कनेक्टेड विद द वायर, then 2 and B are connected with a wire, so 2 and B will be at same point। हमें A और B के बीच इक्विवेलेंट निकालना था, तो पहले 1 और 2 के बीच में एक 1 और 2 के बीच में कौन सा है, R है, तो ये R है और ये R है। फिर 2 and 3 के बीच में एक है, 2 and 3 के बीच में एक है, तो ये तो 2R है। एंड 3 and B के बीच में एक है, मतलब 3 and B के बीच में एक और है, तो ये भी R है। तो यहाँ से बहुत ही क्लियर हो गया कि A और B के बीच में R इक्विवेलेंट कितना आएगा। ये तो अपना R रहेगा ही रहेगा, इन तीनों का हमें पैरेलल निकालना पड़ेगा। सो इन तीनों का पैरेलल देख लेते हैं, इन तीनों का पैरेलल निकाल के और फिर उसको R के साथ ऐड कर देंगे। तो इन तीनों का पैरेलल अगर निकालना है, मतलब ये वाला, ये और ये तीनों पैरेलल होंगे, और इनका पैरेलल जो होगा वो सॉल्व करके यहाँ पे आने वाला है। उसका पैरेलल सॉल्व कर लेते हैं, ये आएगा 1/R इज इक्वल टू 1/1 प्लस 1/1, मतलब 1 ही रहेगा, प्लस 1/2। तो इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2 4 5/2, दैट इज 2/5। सो ये हो जाएगा 2R/5। सो फाइनल आंसर जो होगा R इक्विवेलेंट का, वो आंसर आ जाएगा R प्लस 2R/5, मतलब 7R/5 आंसर हो जाएगा। तो काफ़ी सारे लोगों का करेक्ट आंसर है यार, बहुत सही। बहुत सारे स्टूडेंट ने आंसर दिया है 7R/5, बट बहुत लोगों ने गलत भी दिया है। अमान, प्रथमेश, गौरी, अनीश, ये सब इनकरेक्ट आंसर वाले हैं। समृद्धि, जोया, आशुतोष करेक्ट आंसर। तो ट्राई करना यार, देखो कहाँ गलती हुई है, बताओ एक बार, एक्सप्लेन करो कि कहाँ पे गलती हुई है, जिनके इतने वैरायटी ऑफ डिफरेंट आंसर्स आ रहे हैं। ये सबको समझ आ गया कि कहाँ पे गलती हुई है? हाँ किसी को कुछ डिस्कस करना है तो बता सकते हो यार। ओके, तो कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं।
वेरी गुड आशुतोष, करेक्ट आंसर। बाकी लोग भी यार जल्दी सॉल्व करें, पैटर्न बहुत ही स्ट्रेट है यार, बहुत ही सिंपल है। एक तो आप नेमिंग दे सकते हो, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप नेम्स लिख सकते हो और उसके बाद रीड्रॉ कर सकते हो। समृद्धि इनकरेक्ट आंसर, गौरी नेरा इनकरेक्ट आंसर, गौरी कारंजकर इनकरेक्ट आंसर, अथर्व गंगापुरे वेरी गुड करेक्ट आंसर, जोया करेक्ट आंसर। यार अभी भी मुझे समझ नहीं आ रहा है यार, ऐसे मिस्टेक्स कैसे हो पा रहे हैं आप लोगों से। देखो ना, पैटर्न मैंने ड्रॉ कर दिया है एकदम, कैसे ड्रॉ करना है, ए को यहाँ पे कंसिडर करना है, ए के साथ ही वन है, इतना क्लियर हो गया है। तो ये मतलब इतना कुछ टफ है ही नहीं यार, हमें पता है ए के साथ में ही वन है, ये हमारा एक पॉइंट क्लियर हो गया। उसके बाद एक बीच में पॉइंट आता है क्या, 2,3। सो एक हमने मान लिया कि 2 और 3 साथ में है, फिर उसके बाद एंड पॉइंट है अपना बी। सो ये हो गया हमारा बी। इस तरीके से अब तुरंत रिड्रॉ कर दें। अमान गलत आंसर। चलो अच्छा, मैं सॉल्व कर लेता हूँ, देखें कैसा है। हमें पता है ए और 2 के बीच में एक रेजिस्टर है, सो ए और 2 के बीच में एक रेजिस्टर हमने लगा दिया, ठीक। नंबर 2, 1 और 2 के बीच में एक रेजिस्टर है, सो 1 और 2 के बीच में भी हमने एक रेजिस्टर लगा दिया, 1 और 2 के बीच में। फिर है 1 और 3 के बीच में भी एक रेजिस्टर है, सो 1 और 3 के बीच में भी एक रेजिस्टर लगा दिया, तो ये ऊपर वाले 3 हो गए। फिर 3 एंड बी के बीच में एक रेजिस्टर है, वो हमने लगा दिया। फिर 1 से बी के बीच में 2 डायरेक्ट रेजिस्टर्स हैं, वो हमने बना दिया है। अब देखो ये कितना सिंपल फिगर है, ये 3 पैरेलल में है, तो इनका हमें डायरेक्टली पता चल जाएगा कि इनका पैरेलल क्या आ जाने वाला है। तो यार काफ़ी सिंपल है यार, ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। इन तीनों का पैरेलल हमें पता है आएगा r/3। फिर है बगल में एक r, और नीचे हमें पता है कि ये दोनों r और r है मिलके क्या बना देंगे, 2r। सो नीचे हमें पता है ये r और r मिलके 2r बनाने वाले हैं। ये हो गया बस फाइनल। सो ये r और ये r, इतना था। तो यार देखो इतना कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं था ये चीज़। अभी आर इक्वलेंट निकालना है तो डायरेक्टली आ जाएगा आर इक्वलेंट। ऊपर कितना आ जाएगा, 1/3 प्लस दिस, तो ये हो जाएगा 4r/3, और नीचे हो जाएगा 2r। सो ये एक हो गया 2r। तो अब आर इक्वलेंट निकालना है, सो r1 r2 कर सकते हैं। सो 4/3 इंटू 2/4/3 प्लस 2, तो आंसर आ जाएगा 8/10, दैट इज 4/5 r। ये आंसर हो गया। तो ये चीज़ थोड़ी सी आपको समझ में आनी शुरू करनी पड़ेगी कि किस तरीके से हम 1 2 3 करके भी कर सकते हैं। अब थोड़ी काम की बात पे आते हैं। अभी एग्जाम में इतना हर बार 1 2 3 नहीं कर सकते हैं, एग्जाम में थोड़ा सा लॉजिक भी देखना पड़ता है। लॉजिक क्या, देखो कि यार ये जो पॉइंट है, ये भी यही पॉइंट है, मतलब ये दोनों सेम पोटेंशियल में साथ में लिखना है, इन दोनों को साथ में लिखना है। तो फील करो कि ये सारे रजिस्टर इन्हीं के बीच में ही तो कनेक्टेड है, मतलब ये सारे रजिस्टर का यही स्टार्ट पॉइंट है, ये वाला स्टार्ट पॉइंट है और ये वाला एंड पॉइंट है। तो डायरेक्ट आपको पता चल जाना चाहिए कि ये तीनों रजिस्टर किस में आने वाले हैं, पैरेलल में आने वाले हैं। तो एक ये लॉजिक लगा सकते हैं, बट इट्स बेटर कि अगर आपको कमांड नहीं है तो फिर आप लिख के ही सॉल्व करें। ये कब करना है, जब आपको थोड़ा सा कमांड आ जाए, वायर्स वाले क्वेश्चंस में आप कमांड आ जाए, उसके बाद फिर हम कर सकते हैं। चलो कुछ और एग्जांपल, इसमें कुछ डाउट है तो बताएं यार, इसमें किसी को कुछ डाउट हो तो पूछ लो। Let's see another example then.
ओके गुड आशुतोष, करेक्ट आंसर। जोया, समृद्धि, करेक्ट आंसर, गुड। तो ऑफ कोर्स मतलब अच्छी बात है, आप लोगों ने अच्छे से गेस कर लिया है चीज़ें क्या हैं कैसे, बहुत ही अच्छा है। ओके, तो सारे लोगों को आई गेस आ गया समझ में क्या करना है, बट इस क्वेश्चन में मैं चाहता हूँ कि आप लोग रीड्रॉ मत करें, आप लोग टारगेट करें। अब देखो, बिकॉज बहुत सारी वायर्स नहीं है, एक ही वायर है, एक ही वायर है, तो मतलब फिर से उस तरीके से ABCD पूरा लिख के उतना एफर्ट नहीं लगाना है। सब लोग ध्यान दें, मैं इस क्वेश्चन को अटेंड कैसे करूंगा, मैं इस क्वेश्चन को चेंज करूंगा ही नहीं। आप ये चीज़ सीखे थोड़ा सा कि मैं इस क्वेश्चन को चेंज नहीं करूंगा, ट्राई करूंगा कि साथ में ही काम बन जाए। कैसे? ये पूरी एक वायर है, ये पूरी एक वायर है, मतलब ये तीनों पॉइंट सेम हो गए, और ये जो येलो वाले हैं वो भी साथ में सेम है। तो मतलब 1 2 3 नहीं लिख रहा हूँ, बट मैं डायरेक्टली बोल दे रहा हूँ कि ये जो रेजिस्टर है, ये दोनों रेजिस्टर साथ में है, और उसके बाद फिर ये दोनों रेजिस्टर साथ में है। अब साथ में की बात ये है कि ये तीनों ही जो ग्रीन मैंने लिखे हैं, ये तीनों साथ में ही है, मतलब कुछ ये फिगर है एक्चुअली। तो मैं सिंपली ये बोल सकता हूँ कि ये फिगर कुछ इस तरीके का फिगर है। तो ये आपको कन्वर्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट था, अगर आपने कन्वर्ट कर दिया है तो बहुत ही क्लियर हो गया है क्या, कि ये दोनों हो गए हमारे पैरेलल में, ये दोनों हो गए हमारे पैरेलल में। तो यहाँ पे कन्वर्जन देख लेते हैं, तो बहुत ही सिंपल हो गया, ये R/2 हो गया और ये R/2 हो गया, और ये इसके साथ R के साथ कनेक्शन में है। तो अगर A और B की बात करें, तो ये R/2 है और ये R/2 है और ये R है। तो बेसिकली इसका जो पैरेलल है वो हमने यहाँ पे लिख दिया, और इसका जो पैरेलल है वो यहाँ पर आ गया। अब ये दोनों खुद किस में है? सीरीज में है। तो ये दोनों अब सीरीज में और फिर फाइनल के साथ पैरेलल में। तो इन दोनों का सीरीज अगर देखेंगे, तो R/2 और R/2 का सीरीज क्या आने वाला है? R। तो ये R दोनों किस में है? पैरेलल में है। तो यहाँ से बहुत ही क्लियर दिख रहा है कि R इक्विवेलेंट कितना आने वाला है? R/2। ये फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ऑल दो क्वेश्चन सिंपल है, बट फिर भी पॉइंट ये कि वायर्स कैसे आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकती है, डिस्टर्ब कर सकती हैं, उसका ये एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल मैंने यहाँ पे बताया है कि आप इस चीज़ों को अच्छे से गेस कर पाएँ और बहुत ही अच्छे से टैकल कर पाएँ। चलिए, तो मुझे लगता है ये सेक्शन कंप्लीट होगा, ऐसा इसमें किसी को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, आर इक्विवेलेंट विद कंडक्टिंग और फ्री वायर्स। ओके, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, मतलब पैटर्न नंबर 5, व्हीटस्टोन ब्रिज। और इसे ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ, आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि व्हीटस्टोन ब्रिज कैसे इंपॉर्टेंट है और इसे कैसे सॉल्व करना है। सो व्हीटस्टोन ब्रिज किसे बोलते हैं? जब एक पॉइंट से स्टार्ट हो रहा होता है और दो वायर से स्प्लिट हो जाती हैं, जिसे मैंने नेम दिया कुछ R1 एंड R2, और उनको ज्वाइन करती है एक न्यू वायर, ये, और फिर वो दो वायर वापस से ही एक पॉइंट पे मीट करती हैं लाइक दिस, और ये एक पॉइंट B। तो ये हमने नेम दे दिया था, सपोज ये नेम R1 है और ये R2 है, ये R3 है और ये R4 है, एंड ये R5 है। ये पॉइंट है C, ये पॉइंट है D। ये लेट्स से हमने कुछ पॉइंट दे दिया। अब ये हम क्यों देख रहे हैं, रीजन समझें। दो तरीके के व्हीटस्टोन मैंने बताए थे, वहां पर भी हमने इस चीज को डिस्कस किया हुआ था, बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड। तो पहले हम बात कर लेते हैं बैलेंस्ड व्हीटस्टोन। ओके, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन की बात करें तो बैलेंस्ड कब होता है? व्हेन कब बैलेंस्ड होता है? जब हमने बात की थी R1 R2 और R3 R4 का रेशियो सेम होता है, दैट मीन्स R1/R2 इज इक्वल टू R3/R4। अगर ये रेशियो होगा, देन पॉइंट C एंड D आर एट सेम पोटेंशियल। अब सेम पोटेंशियल लिखने का पर्पस क्या था कि अगर सेम पोटेंशियल होगा CD, तो CD में मतलब R5 में करंट नहीं जाएगी, मींस इट मींस there is no current in R5.
ये पॉइंट है कि R5 में कोई करंट नहीं होगा। तो इसका मतलब दो पॉसिबल केसेस बन सकते हैं। क्या होगा, आप इधर हम रिमूव कर सकते हैं, लाइक करंट ही नहीं है तो रिमूव कर दो, या फिर बिकॉज सेम पोटेंशियल में है देन वी कैन ज्वाइन C एंड D। सो दो केसेस यहाँ पर बनेंगे, क्या, either we can remove R5 or join C and D। ये दो में से कुछ काम हम कर सकते हैं। तो ये मैंने कैपेसिटर में भी दिखाया था कि अगर ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन है तो हम इस तरीके से कर सकते हैं कि देयर इज नो R5। ओके, तो एक केस हो जाएगा ए बी, ये R1 है, ये R2 है, ये सॉरी ये R3 है, R1 R2 R3 R4 हम ये लिख सकते हैं। और हम इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, कंसिडरिंग द C एंड D पॉइंट एज सेम। तो हम ये भी कंसिडर कर सकते हैं, आपको जो बेटर लगे आप वो कर सकते हैं। आपको पहले दो सीरीज निकाल के एक बार पैरेलल लगाना है तो ये बेटर है, लेकिन कैपेसिटर में हमने बताया कि पैरेलल सॉल्व करना ज़्यादा इजी है, तो कैपेसिटर में इस टाइप का कनेक्ट किया था हमने। सो R1 R2 और ये हो गया R3 R4। तो बताओ यार, व्हीटस्टोन में किसी को कोई दिक्कत है? व्हीटस्टोन बहुत ही सिंपल है, बस आपको आइडेंटिफाई करना होगा और उसके अकॉर्डिंग काम करना होगा। व्हीटस्टोन में किसी को कुछ डाउट हो तो बताओ यार। व्हीटस्टोन ब्रिज सर या वो डी पॉइंट से अगर और एक व्हीटस्टोन कनेक्ट कर दिया तो फिर वो दोनों को सेपरेटली कंसिडर कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, ये ध्यान देना, देयर शुड बी नो कनेक्शन इन C और D। क्लियर? रिमेंबर, देयर शुड बी नो वायर एट C एंड D। मतलब डी के उधर और एक नहीं कनेक्ट कर सकते नहीं कर व्हीटस्टोन? सकते, नहीं कर सकते, देन इट विल नॉट बी अ व्हीटस्टोन। देयर शुड बी at C and D। क्लियर? C एंड D पे कोई कनेक्शन नहीं होना चाहिए। बट एक इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पे लिखते हैं, C एंड D कैन बी इंटरचेंज्ड। तो मतलब ये है कि सपोज A एंड B है और हमने C एंड D लिखा हुआ है, तो इनको इंटरचेंज कर सकते हैं, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं रहता। मतलब अगर आपने C एंड D को कनेक्शन लिया और A और B में R5 लगा दिया, तो तब क्या हो जाएगा, R1 बाई R3 हो जाएगा और इस तरीके से काम बन जाएगा। बट C एंड B कैन बी चेंज्ड, सॉरी इंटरचेंज। इसको अलग से ही लिख लेते हैं इस केस को, क्या, कि अगर हम इस फिगर को ही बदल दें, मतलब इस फिगर में हम A और B में R5 लगा दें, यहाँ पे R5 लगा दें, और जो R इक्विवेलेंट हमसे पूछा है वो अपना A और B इन दोनों के अबाउट कर दें, ऐसा कुछ कर दें, इसे A बोल दें और इसे B बोल दें, बट नेम वही है, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये R4 है। तो अभी भी वही कहानी रहेगी, I5 पे करंट नहीं रहेगी अगर R1 बाई R2 सेम है। क्यों? क्योंकि आप ये फील करो कि ये फिगर जस्ट उल्टा हो गया, ये जो R2 है आप R2 की जगह पे R3 ले जाओ और R2 को R4 के साथ कनेक्ट कर दो, तो इनडायरेक्टली तो ये फिगर इसके जैसा ही हो गया ना। तो इसका मतलब ये थोड़ा सा समझना है कि ये जो फिगर है ये सिमिलर है, ये समझना है आपको। व्हीटस्टोन में कोई दिक्कत नहीं होगी अगर आपसे A और B के अबाउट पूछ लिया हुआ है, तब भी आप क्या कर सकते हैं, R5 रिमूव कर सकते हैं। समझ आया ना क्यों कर सकते हैं? क्योंकि R1 बाई R2 जो बोला है R3 बाई R4, इनको स्विच कर दो, R1 बाई R3 बोल दो, R2 बाई R4 बोल दो, तो दोनों को सेम बातें ही हो जाएंगी। तो ये जो व्हीटस्टोन है इस तरीके से रिप्लेस कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं हो सकता कि C और D में कोई कनेक्शन आ जाए, C और D में कोई कनेक्शन नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा था पहला पार्ट बैलेंस्ड व्हीटस्टोन का।
अभी दूसरी बात करते हैं अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन। ओके, अगर अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन की बात करें, अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन मतलब कि ये रेशियो सेम नहीं है, मतलब कि फिगर हमारा यही है, फिगर में कोई दिक्कत नहीं है, ये हमारा है, ये हमारा R1 है, सेम ये R3, ये R2, बट अभी थोड़ा सा सेटअप बदल गया है। तो सपोज ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, ये C पॉइंट है, ये D पॉइंट है, तो ये R5 है, R1, R2, R3, R4। तो अनबैलेंस्ड का मतलब ये है क्या कि R1 बाई R2 इज नॉट इक्वल टू R3 बाई R4, ये होगा। अगर ऐसा नहीं है, ठीक है, व्हेन दीज रेशियोज आर नॉट इक्वल, तो वो क्या हो जाएगा, अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन हो जाएगा। देन देयर इज करंट इन R5, देन देयर इज करंट इन R5 in R5 and potential of C is not equal to potential of D। ये हमें लॉजिक याद रखना पड़ेगा, ये आपको समझना पड़ेगा। अब बात है कि अगर ये अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन है, अगर ये अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन है, तो इसे सॉल्व कैसे करते हैं? तो इसे सॉल्व करते हैं किरचॉफ से। आप किरचॉफ लॉ लगाएं और पूरा सॉल्विंग कर दें तो आपको सारी चीजें सॉल्व हो जाएंगी कि करंट कैसे रहेगी। बट हम कुछ लॉजिक की बात कर लेते हैं, हम किरचॉफ सॉल्व नहीं करेंगे, हम सिर्फ लॉजिक की बात कर लेते हैं। क्या? सपोज इफ R1 बाई R2 इक्वल नहीं है R3 बाई R4 के, तो मे भी ग्रेटर होगा। अच्छा, if R1 by R2 is greater than R3 by R4, then इसका मतलब ये है कि R1 by R2 का रेशियो R3 by R4 से बड़ा है। इसका मतलब R1 is greater than R2, R1 R2 से ज्यादा होगा तभी तो ये रेशियो इस वाले रेशियो से बड़ा आ रहा है। तो अगर R1 ज्यादा है तो लॉस भी तो R1 में ज्यादा होगा ना, लॉस विल बी हाई इन R1 बिकॉज रेजिस्टेंस में पोटेंशियल लॉस होता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर R1 बड़ा है तो R1 में लॉस ज्यादा होगा, मतलब C तक पे जो पोटेंशियल बचेगा वो कम होगा। सो देन VC विल बी लेस देन VD, ये काम की बात है। क्लियर? तो इसका मतलब इंपॉर्टेंट बात ये हो गई, करंट इज और करंट विल फ्लो फ्रॉम D to C। क्लियर? तो बिकॉज VD का पोटेंशियल ज्यादा है तो हायर टू लोअर फ्लो होगी। सो हमें एक यही इंपॉर्टेंट चीज पूछ ली जाती है कि बीच में करंट किस तरीके से रहेगा। R5 में अगर बैलेंस्ड था तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, लेकिन अगर अनबैलेंस्ड है तो हमें इस तरीके से करंट कभी कभी पूछ लिया जाता है। स्पेशली मेडिकल वाले स्टूडेंट्स इस चीज का थोड़ा ध्यान देंगे कि रेशियो डिफरेंट होगी तो किस तरीके से हम यहाँ पे वैल्यू निकाल सकते हैं। अब इसका इन्वर्स भी क्लियर है, इफ R1 बाई R2 इज लेस देन R3 बाई R4, इसका मतलब R1 कम था। तो ये जस्ट एक लॉजिक है याद करने के लिए कि इसका मतलब क्या हो जाएगा, VC का पोटेंशियल ज्यादा होगा VD से। सो इसका मतलब ये है कि करंट विल फ्लो फ्रॉम C to D। सो आई कैन जस्ट से करंट विल फ्लो फ्रॉम C to D। तो ये हमारा व्हीटस्टोन का पैटर्न बन जाएगा। व्हीटस्टोन क्लियरली किस तरीके से रहेगा अगर अनबैलेंस्ड है, अनबैलेंस्ड है तो हमारा ये सारी पोजीशन पूछी जाती हैं। अब हम अपने काम की बात में आते हैं। यार अगर अनबैलेंस्ड है तो आर इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे? तो याद है मैंने कैपेसिटर के केस में आप लोग को सिखाया था कि अगर अनबैलेंस्ड है तो आर इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं। तो अगर अनबैलेंस्ड है तो आर इक्विवेलेंट निकालने का जो फॉर्मूला था वो सी वाले से हम कैच कर लेते हैं। तो अगर हमें आर इक्विवेलेंट निकालना है तो हम यहाँ पे क्या सीखते हैं, दो चीजें सीखते हैं। क्या? डेल्टा टू वाई, डेल्टा टू वाई तो यहाँ पे हम डेल्टा टू वाई कन्वर्जन देखते हैं और
इसका अपोजिट भी देख सकते हैं, y2 डेल्टा भी देख सकते हैं। तो डिफरेंट दोनों के फार्मूले रहेंगे y2 डेल्टा। तो पहले एक बार हम देख लेते हैं कि कैपेसिटर से जस्ट अपोजिट रहेंगे। एक बार कैपेसिटर के फार्मूले देख लेते हैं। आप लोग पहले एक बार कैपेसिटर को याद करो, फिर हम ये वाला तुरंत बना सकते हैं। ओके, तो ये वाला अगर हम कन्वर्जन देखें कि डेल्टा टू वाई में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो इसमें डेल्टा टू वाई में जो हमने कन्वर्ट किया है सारे मल्टीप्लाई डिवाइड बाई सी। ओके, तो ये जस्ट अपोजिट रहेगा। आर में अगर हम बात करेंगे तो इसका एग्जैक्ट अपोजिट रहेगा। तो अगर हम आर में बात करेंगे तो इसका एग्जैक्ट अपोजिट कहाँ पे है? स्टार टू डेल्टा जब कन्वर्ट कर रहे थे, वो दो मल्टीप्लाई करना है डिवाइड बाई टोटल करना है। तो इसका जस्ट अपोजिट वाला पार्ट यहाँ पर रेजिस्टेंस में हमें देखने को मिलेगा। तो रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस में अगर हमें डेल्टा टू वाई कन्वर्ट करना है, मतलब तीन रेजिस्टेंस हैं जो डेल्टा में कनेक्टेड हैं और हमें उन्हें वाई फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। मतलब बेसिकली ये है कि इन दो वायर के बीच में एक वायर लेके हमें आना है। तो फॉर्मूला जस्ट उसी का रिवर्स हो जाएगा। तो मान लेते हैं अगर ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो इसे बोलेंगे R12, इसे बोलेंगे R13 और इसे बोलेंगे R23। ये पैटर्न हो जाएगा। तो डेल्टा टू वाई में अगर हमें कन्वर्ट करना है R12 की बात करेंगे तो उसका उल्टा रहेगा, मतलब जस्ट सिंपल वाला रहेगा। R12 हमें चाहिए तो हम 1 और 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे जिनके बीच का हमें चाहिए, तो ये हो जाएगा R1 इंटू R2 अपॉन R टोटल, दैट इज R1 प्लस R2 प्लस R3। सो इस फॉर्मेट में आपको ये याद रखना पड़ेगा, वही आपके लिए बेस्ट रहेगा। सो R3 इस तरीके से अगर हम R13 की बात करें या R12 हो गया, R23 की बात करें तो सिंपल हो जाएगा R2 इंटू R3 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3। तो इस तरीके से R31 भी लिख सकते हैं। ये हो जाएगा R1 R3 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3। इस तरीके से ये पूरे फॉर्मूले रहेंगे। जस्ट कैपेसिटर का अपोजिट वाला पैटर्न रहेगा। अगर हमें उल्टा कन्वर्ट करना है, डेल्टा टू स्टार कन्वर्ट करना है या वाई टू डेल्टा, सो लेट्स से हमें ये गिवन था और इनके नेम लेट्स से 1 2 के फॉर्मेट में गिवन थे। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। तो हमें देखना है कि इनका डेल्टा जो हम बनाएंगे वो क्या होगा। तो एक 1 एंड 2 के बीच में आएगा, 2 एंड 3 के बीच में आएगा और इनके बीच में आएगा। मतलब इनका जो डेल्टा रहेगा वो कुछ ऐसा दिखने वाला है हमें। तो अगर हम डेल्टा की बात करें सो वैल्यूज हो जाएंगी, ये हो जाएगा R12 बिकॉज 1 एंड 2 के बीच में, ये हो जाएगा R13 1 एंड 3 के बीच में और ये R23। क्यों? क्योंकि R2 और 3 वाले पॉइंट को ये ज्वाइन कर रहा है। तो इस तरीके से हम इन चीज़ों की वैल्यूज यहाँ पे लिख सकते हैं। तो इसके फॉर्मूले कैपेसिटर के जस्ट अपोजिट बात कर लेते हैं। तो अगर हमें निकालना है R12 तो उसमें सारे मल्टीप्लायर नीचे डिवाइड में थे, अभी हमें इसमें मल्टीप्लाई में करना पड़ेगा। तो लेट्स से हमें R12 चाहिए तो हमें मल्टीप्लाई तो सारे करने पड़ेंगे, R12 प्लस R23 प्लस R31, बट डिवाइड बाई उसके सामने वाला 1 2 के सामने वाला क्या है? R3 है। इस तरीके से याद कर सकते हैं। R23 की बात करें तो ऊपर वाला न्यूमरेटर सेम रहेगा, सो R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1 डिवाइड बाई R2 प्लस R23 के सामने वाला R1 होगा, देन R31
ये हो जाएगा R12 प्लस R23 प्लस R31 डिवाइड बाई R2। तो इस तरीके से ये पूरा फार्मूला हमारा स्टार डेल्टा का रह जाएगा। और हमने बात भी की थी कि कैसे एक अनबैलेंस व्हीट स्टोन भी हम सॉल्व कर सकते हैं। तो थोड़ा सा आप अपने लिए जस्ट ये फार्मूला आप एक याद कर लें, 1 मिनट का टाइम लें, 1-2 मिनट टाइम लें और ये फार्मूला याद कर लें सब लोग पहले। अगर ये फार्मूले ओके हैं, चाहिए तो एक फार्मूला आप नोट भी कर सकते हो, बिकॉज इस पे बेस्ड क्वेश्चन देने वाले हैं। डेल्टा टू स्टार कैसे, डेल्टा टू वाई कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। चलो एग्जांपल देखते हैं, उसे सॉल्व करते हैं और आइडिया क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले यार इस क्वेश्चन की तुरंत आपको रीड्राइंग समझ जानी चाहिए कि ये जो तीनों पॉइंट्स है और ये तीनों पॉइंट साथ में है, सेम वायर से हैं, और ये बीच में एक रजिस्टर हमारे पास बीच में लगा हुआ है। तो मतलब इनडायरेक्टली यहाँ से पता चल जाना चाहिए कि ये एक व्हीट स्टोन टाइप का है और क्या पैटर्न यहाँ पे बनने वाला है। कैसा कुछ बनने वाला है, कुछ ऐसा बनेगा कि यार ये ए पॉइंट से स्टार्टिंग है, यहाँ से ए पॉइंट से स्टार्टिंग है और दो वायर्स इस तरीके से निकली हुई हैं। तो मतलब ये एक टाइप का व्हीट स्टोन तुरंत दिख जाता है कि हाँ ये इस पैटर्न का व्हीट स्टोन बन गया है। सो बेसिकली ये वर्टिकल लिखा हुआ है, मैंने इसे हॉरिजॉन्टल बना दिया है। और यहाँ पर अगर बात करें तो ये एक आर और आर का 2R हो जाएगा। तो ये तो पहले यहाँ पे क्लियर हो जाएगा बी। तो ये तो क्लियर है कि ये 2R है, बट इस व्हीट स्टोन को सॉल्व करना पड़ेगा। ये 2R है, ये आर है, ये आर है, ये 2R है और ये आर है। अभी थॉट यहाँ पर ये है कि जो रेशियो है वो सेम नहीं है। क्यों सेम नहीं है? बिकॉज 2R/R है यहाँ पर, और इस वाले में क्या है, इस वाले में R/2R है। सो इसका मतलब ये समझ जाना है यहाँ से कि इन सब चीज़ों का अगर मैं यहाँ पे हाईलाइट करके यहाँ पे दिखाऊं तो ये थॉट यहाँ पे क्लियर होना चाहिए आप लोग को कि R1/R2 इज नॉट इक्वल टू R3/R4। तो ये बैलेंस्ड व्हीट स्टोन नहीं है। अगर बैलेंस्ड होता तो ये बीच वाले आर को क्या करते, रिमूव कर देते और क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाता। तो इसका मतलब हमें डेल्टा स्टार कन्वर्जन लगाना पड़ेगा। एक बार ट्राई करें, जल्दी से कन्वर्ट करें, क्या यहाँ पे डेल्टा और उसका स्टार क्या हो जाएगा। तो इस फिगर को मैं अगर और अच्छे से डेल्टा स्टार कन्वर्जन के अकॉर्डिंग देखूँ तो कुछ ऐसा फिगर बना लो आप लोग, एकदम व्हीट स्टोन बना लो तो आप बहुत अच्छे से डेल्टा स्टार कन्वर्जन देख पाओगे। अभी यहाँ पे डेल्टा स्टार कन्वर्जन बहुत ही अच्छे से देख सकते हैं।
और डेल्टा स्टार कन्वर्जन रहेगा कुछ इस तरीके से। तो बेसिकली ये फिगर आपको कुछ अब इस तरीके का दिखने लगेगा। जल्दी से इसको सॉल्व कर ले, देखे क्या आंसर आ रहा है। तो इस फिगर को जल्दी से डेल्टा स्टार से कन्वर्ट करें। मैं डिफरेंट केसेस के लिख देता हूँ। ये वाला कितना होगा, इसको कितना सॉल्व करेंगे और इसको कितना सॉल्व करेंगे, ये तीनों का डेल्टा स्टार से वैल्यू निकाल देंगे, काम बन जाएगा। ओके गुड, तो आंसर्स करने लग गए आप। एक बार डेल्टा से वाई में कन्वर्ट हो गया तो बहुत ही इजीली समझ में आ जाता है अनबैलेंस्ड व्हीट स्टोन। बैलेंस्ड व्हीट स्टोन तो इजीली समझ में आ जाता है, बट अनबैलेंस्ड भी बहुत इजीली समझ में आ जाता है हमें। ओके, तो मुझे लगता है सॉल्विंग कर लिया है सब सारे लोगों ने, इतना कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, बट सारे डेटा हमें निकाल के रख लेने चाहिए थे, सॉल्व कर लेने चाहिए थे, तभी क्लियर रहेगा। तो काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट आंसर्स हमारे पास आ गए हैं। यार ट्राई करना चाहिए था कि सबको सेम आंसर आना था, बट कोई बात नहीं है, हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। इसका हम दूसरा फिगर बना लेते हैं कि ये फाइनली कैसा दिखेगा हमें। तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। ये ए है, यहाँ पे एक रजिस्टर है हमारे पास यहाँ से, फिर इसके बाद एक रजिस्टर यहाँ है, एक रजिस्टर इस तरीके से, ये रजिस्टर है, फिर ये रजिस्टर है और ये रजिस्टर है, और इन सब के साथ में एक ऐसा पैरेलल में, इन सब के पैरेलल में एक रजिस्टर है। इस तरीके से हमारे पास फाइनली पार्ट है बी ये, और इन सब की वैल्यूज हमने लिख ही ली हैं। इन इसकी वैल्यूज जो आई है, इसकी 2r आई है, इसकी जो वैल्यू आई है जो पहला है वो है r/2,
ये जो वैल्यू आई है वो भी r/2 आई है, और ये वैल्यू है r/4। ये जो वैल्यू आई है ये अगर हम देखें तो 2 एंड r के बीच में है। सो 2 एंड r के बीच में जो वैल्यू आई है वो 1/2 ही आ रही है। सो ये जो वैल्यू आएगी वो भी r/2 आएगी। ये जो वैल्यू है ये r एंड r के बीच में, दैट इज r/4, और ये जो वैल्यू आ रही है r/2। तो ये पूरा हमारा हो गया कि ये हमारा रेजिस्टर्स आने वाला है। अभी इसका फाइनल आंसर तुरंत देख लेते हैं। ये क्लियर है, ये दोनों है सीरीज, ये दोनों है सीरीज, फिर मिलके बनाएंगे पैरेलल। तो बिकॉज देखो r/2 प्लस r/4 है, सेम अमाउंट का पैरेलल आ जाने वाला है। तो मैं अगर डायरेक्टली सॉल्व करके लिखूँ तो ये कुछ इस तरीके का सेटअप आएगा। यहाँ पर r/2 है हमारे पास, यहाँ पर r/2 है हमारे पास, और यहाँ पर साथ में हमारे पास 2r है। तो अगर हम ये बात करें कि ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस 1/4। क्लियर? सो ये हो गया 3/4। 3/4 हो गया ऊपर, 3/4 हो गया नीचे, और 3/4 और 3/4 का पैरेलल बनाएंगे तो बनेगा 3/8। तो ये थोड़ा सा ध्यान देना है कि इन दोनों का अब हम क्या बनाएंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन बनाएंगे इन दोनों सीरीज का, और फिर उसको यहाँ पे लिखेंगे। सो ये पैरेलल का यहाँ पे रिजल्ट आया हुआ है, हमने निकाला है। वो रिजल्ट कितना आ गया, वो आ गया है 3r/8। सो वो आ गया है 3r/8 टाइप का। सो अभी r करके और दोनों को पैरेलल सॉल्व कर देते हैं। तो अभी एकदम क्लियर है कि फाइनली पैरेलल में बचेगा यहाँ पर r प्लस 3r/8 मतलब 11r/8, और एक पैरेलल में है 2r। ये हमारा फाइनल आंसर हुआ कि r इक्विवेलेंट का आंसर ये आने वाला है। तो ए बी के अबाउट अगर हम r इक्विवेलेंट निकाले तो ये हो जाएगा 11/8 इंटू 2 अपॉन 11/8 प्लस 2। इस फॉर्मेट में रहेगा हमारे पास। सो 11 8 19, सो ये हो जाएगा 22/19। ये फाइनल आंसर हमारा आर इक्विवेलेंट का है अगर हम सीरीज पैरेलल में दोनों चीजें साथ देते हैं। तो काफी सारे लोगों ने 22/27 लिखा हुआ है, किसी का आंसर करेक्ट नहीं है। आशुतोष एक बार बात कर लेते हैं, आंसर 27 कैसे आ रहा है डिवाइड में, कहाँ मिस्टेक किया हुआ है बताएं। सर 11/8 प्लस 16 होगा ना, मतलब 16/8 ओ होगा सॉरी, ना ओके तो ओके ओके ओके, माय मिस्टेक, ओके या ओके देन दिस वन इज करेक्ट। ओके ओके, आई जस्ट एडेड 8 ओनली। ओके या तो फिर काफ़ी सारे लोग का आंसर करेक्ट है, या गौरी नेहरा, समृद्धि, आशुतोष, वेरी गुड, करेक्ट आंसर। ओके गुड। तो आपको ये चीज़ अभी आइडिया ये क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से हमें व्हीट स्टोन को कनेक्ट करना है, एक अनबैलेंस व्हीट स्टोन को कैसे करना है। बैलेंस व्हीट स्टोन के एग्जांपल ऑलरेडी हमने देख लिए हैं काफ़ी सारे, एक दो एग्जांपल और डिस्कस कर लेते हैं। इस वाले क्वेश्चन में अगर किसी को डाउट है तो पहले बता दो, क्योंकि ये टोटली बस मैथमेटिकल बेस्ड क्वेश्चन है, आपको बस करना, सॉल्विंग आना चाहिए। और हाँ, एक बात बता दें, नीट के लिए ये जो पार्ट मैंने बताया हुआ है कि स्टार टू वाई कन्वर्जन जो आएगा, डेल्टा टू वाई कन्वर्जन, वो कभी अनबैलेंस व्हीट स्टोन नहीं आएगा। तो नीट में अनबैलेंस व्हीट स्टोन सॉल्व करने के लिए कभी नहीं आएगा। मैक्सिमम आएगा कि सिर्फ एक डेल्टा को वाई में कैसे कन्वर्ट करना है, सिर्फ एक डेल्टा को वाई में कैसे कन्वर्ट करना है, या एक वाई को डेल्टा में। नीट में सिर्फ इतना आ सकता है, या फिर ये जो हमने यहाँ पे स्पेशल पॉइंट्स बात की है अभी, सिर्फ ये दो चीजें ही पूछी जा सकती हैं अनबैलेंस्ड में। अदरवाइज इससे ज्यादा अनबैलेंस्ड में नीट में नहीं पूछा जाता है। जेई में सारा आने की फुल पॉसिबिलिटी रहती है। चलिए अभी बात करते हैं नेक्स्ट कुछ और एग्जांपल्स की।
तो ये ज़रूरी नहीं है कि क्वेश्चन व्हीटस्टोन का हो, ये व्हीटस्टोन का नहीं है, जस्ट एक मिक्स्ड कॉम्बिनेशन है। इसे व्हीटस्टोन बना सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बट आप लोग थोड़ा सा भी देखें। विदाउट व्हीटस्टोन पहले जज करते हैं इस क्वेश्चन को, विदाउट व्हीटस्टोन सॉल्व करने का ट्राई करें। अगर इसमें बात करें तो इसमें व्हीटस्टोन बिल्कुल नहीं लग रहा है। इसमें कॉन्सेप्ट है फ्री वायर का, तो ऐसा नहीं है कि मोर देन 5 रेजिस्टर है तो हर बार व्हीटस्टोन देखो। ये पॉइंट देखो यार, अभी मैं ये आपको समझाना चाह रहा था कि ये सारी चीज़ें आप डायरेक्ट कर सकते हो। एक तो है नंबरिंग लिख के, बट अभी हमारा पर्पस था इस क्वेश्चन को करने का विदाउट नंबरिंग के। तो जो लोग विदाउट नंबरिंग के, मैं बता रहा हूँ नंबरिंग इज बेस्ट, नंबरिंग से करोगे कभी गलत नहीं होगा, बट आप ये समझो विदाउट नंबरिंग अगर आप सीख गए तो बहुत ही इजीली काम बन जाएगा। देखिए, सबसे पहले तो एक चीज समझ में आ जाएगी कि ये जो रजिस्टर है ये बेकार हो जाने वाला है। क्यों बेकार हो जाने वाला है? बिकॉज ये एक थ्रू आउट वायर है, मतलब इस रजिस्टर के दोनों एंड क्या है, सेम पोटेंशियल पे काम कर रहे हैं, इसलिए ये खराब हो जाने वाला है। तो ये कॉमन सेंस से तुरंत निकाल सकते थे कि ये रजिस्टर बेकार हो जाएगा। तो ये रजिस्टर हो गया क्रॉस, ये एकदम बेकार। बाकी फील करना है कि ये सारे पॉइंट एक साथ ही हैं। दैट मीन्स आप ये जानो कि दीज ऑल 4 रजिस्टर, दीज दे आर कनेक्टेड डायरेक्टली विद ए। ये सब कुछ ए से ही कनेक्टेड है। देखो, सारे की बात करें सब ए से ही कनेक्टेड है। इस फिगर को मैं बिना नंबरिंग किए डायरेक्टली लिख सकता हूँ कि यार ए से स्टार्ट हो रहा है कुछ इस तरीके से कि ए से ही 4 रजिस्टर्स हैं, तो ए से ही ऑल 4 रजिस्टर्स आ रहे हैं। बट 2 बी पर जा रहे हैं, 2 किसी रैंडम पॉइंट पे जा रहे हैं। तो ये क्लियर हो गया कि 2 किसी रैंडम पॉइंट पे जा रहे हैं। ये वो पॉइंट है, मान लेते हैं कुछ एक्स है, तो ये पॉइंट वो एक्स है। उसके बाद एक है वो बी पे जाता है, बट जो रिमेनिंग 2 हैं ऊपर वाले वो डायरेक्टली बी पे जा रहे हैं, मतलब वो डायरेक्टली बी पे जा रहे हैं। तो बेसिकली ये सेटअप है हमारा। बिना नंबरिंग किए हमने थोड़ा सा फास्ट करने के लिए आपको
ट्राई किया कि आपको दिखाएं कि क्वेश्चन थोड़ा सा जल्दी कैसे एग्जाम में कर सकते हैं। और अभी स्ट्रेट है कि यार ये दोनों पैरेलल है, फिर इसके साथ सीरीज में हो जाएंगे, तो ये दोनों पैरेलल है फिर इसके साथ सीरीज में हो जाएंगे। तो मैं डायरेक्टली आंसर लिख देता हूँ कि इन तीनों को मिला के आंसर कितना आने वाला है, आर और आर, r/2 होगा, r/2 + 1 कितना हो जाएगा, 3r/2। तो 3r/2 होगा एक ये, और ये दोनों पैरेलल हैं तो इनको भी सॉल्व कर ही लेते हैं। इन दोनों का r और r कितना आ जाएगा, r/2। सो इन दोनों का अपना r आ जाएगा r/2, ये दोनों का। तो इनका भी यहाँ पे हम सॉल्विंग लिख सकते हैं। सो ये भी हमारा यहाँ पर है r/2। तो बात करें अगर ये r/2, अभी पैरेलल क्लियर है, यहाँ से r इक्वलेंट लिखना चाहेंगे तो ये हो जाएगा 3/2 × 1/2 अपॉन 3/2 + 1/2। तो इस तरीके से सॉल्व करें अगर हम, सो 3 + 1 4/2 दैट इज 2, और 2 डिवाइड होगा, आंसर आ जाएगा 3/2। ओके, तो इस तरीके से हम अप्रोच कर सकते हैं फाइनल आर का, कि फाइनल आर किस तरीके का है। तो देख लेते हैं अभी ऑप्शंस में कितने लोगों ने आंसर दिया। किसी का भी आंसर करेक्ट नहीं आया था, इसका मतलब थोड़ा सा आप लोग को इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम चल रहा है। तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि क्या मिस्टेक्स हुई हैं। आप बताएं, पहले डाउट बताएं कहाँ पर आपने गलती की, क्या कंसिडरेशन में गलती हुई वो बताएं मुझे, उसके बाद फिर हम आगे डिस्कस करते हैं। चलिए कोई शेयर करे कि गलती कहाँ पर हुई है, क्या मिस्टेक हुई है, क्या चीज़ आप समझ नहीं पाए हैं। सर सब सेम किया था, सिर्फ r/2 की जगह 2r लिख के गड़बड़ हो गई। ओके ओके, वो जल्दी से कर दिया, तो वो चीज़ थोड़ा ध्यान देना, वैसा नहीं करना था, थोड़ा सा केयरफुली रहना है, बेटर रहेगा। तो मुझे लगता है यार ये क्लियर होगा, इसमें कुछ उतना डाउट नहीं है। अभी आर इक्विवेलेंट पे हमें बहुत काम करना है। आर इक्विवेलेंट पे अभी हम नेक्स्ट लेक्चर भी डिस्कस करेंगे, बट जो प्रैक्टिस शीट दी है मैंने, ऑलमोस्ट 90 क्वेश्चन है आई गेस, या 80 क्वेश्चन है, नहीं 90 क्वेश्चन है शायद। तो 90 क्वेश्चन की जो शीट दी है वो हम डिस्कस कर सकते हैं। सो शीट सॉल्विंग आप लोग स्टार्ट कर दो। नेक्स्ट लेक्चर में मुझे आर इक्विवेलेंट के बारे में और पढ़ाना है, वो कंप्लीट करके हम शीट डिस्कशन करेंगे। सो एक हाफ आवर में वो हो जाएगा, उसके बाद शीट के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो ये थोड़ा सा ध्यान देना है चीज़ों को। ओके, चलो यार आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं। किसी को डाउट है अगर अभी तो बता दें, और ये जितने भी आर इक्विवेलेंट के क्वेश्चन है इसका लेक्चर एक बार रिव्यू कर लेंगे आप लोग, तो आपको और ज़्यादा समझ में आ जाएगा। ओके ओके, देन गुड बाय एवरीवन। सर या बाय सर। आर इक्विवेलेंट 3/8 आ रहा है। आर इक्विवेलेंट 3/8 आ रहा है। हाँ 3/8 आएगा। सर 3 आ रहा ओके है। ओके, या ओके ओके ओके, जस्ट सॉल्विंग मिस्टेक, या गॉट इट, इट्स 3r/8 एक्चुअली, यस सॉल्विंग में मिस्टेक है। ओके, सो मुझे लगता है 3/8 किसी ने आंसर किया क्या। ओके 3/8 में प्रथमेश एंड ओनली प्रथमेश। ओके, प्रथमेश का आंसर करेक्ट था। ठीक है, ये चीज़ थोड़ा सा हम ध्यान दे लेंगे इसका। तो एक बार ये लेक्चर फिर से रिव्यू कर लेना आप लोग, बेटर रहेगा, क्योंकि आर इक्विवेलेंट पे सारे मैंने नए टाइप के क्वेश्चन कराए, और फिर बुक में से भी प्रैक्टिस कर सकते हो आप। प्रैक्टिस शीट में भी मैंने बहुत सारे आर इक्विवेलेंट के क्वेश्चन दिए हैं, तो वो सारी चीज़ें हम डिस्कस कर लेंगे। ओके ओके, देन गुड बाय एवरीवन। बाय सर। बाय सर। बाय बाय एवरीवन। बाय।